नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। तो हम पशुपालन में पार्ट बी के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने प्रमुख नस्लों के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा कृत्रिम गर्भाधान के बारे में, जिसको हम विस्तार से डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भाधान के बारे में। तो सामान्यतः गर्भाधान दो प्रकार का होता है। कितने होता है? दो टाइप का होता है। दो टाइप से होता है, जिसमें हमारे एक सिलेबस में लिखा हुआ है कृत्रिम गर्भाधान, तथा दूसरे की हम बात करें तो हो जाएगा प्राकृतिक गर्भाधान। तो देखो, पहला हो जाएगा प्राकृतिक, जो हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। दूसरा होगा कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल, जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम पहले परिभाषा की बात करते हैं। कृत्रिम गर्भाधान की परिभाषा क्या होती है? देखो, कृत्रिम विधि द्वारा स्वच्छ नर का वीर्य एकत्रित करके सुव्यवस्थित यंत्रों के द्वारा मादा के प्रजनन में या गिरवा में स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। तो परिभाषा की हम बात करें तो देखो, कृत्रिम विधि द्वारा स्वच्छ नर यानी नर कैसा होना चाहिए? नर होना चाहिए स्वच्छ, बीमार नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये वीर्य का एकत्रित करके मध्यकाल में मादा के प्रजननांग की गिरवा या गर्भाशय में यंत्रों की सहायता से उचित समय पर स्वच्छता पूर्वक वीर्य को स्थापित करना ही कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। तो मुख्य मुख्य स्टेप की हम बात करें तो सबसे पहले क्या चाहिए? हमको नर चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। फिर नर का वीर्य यानी सीमन हमको चाहिए। फिर हमको यंत्र चाहिए, जैसे एआई गन आती है, उसी प्रकार के हमको यंत्र चाहिए। फिर हमको वीर्य का परीक्षण करना होता है। उसके बाद हमें बात करें तो समय भी उचित समय होना चाहिए। स्वच्छता पूर्वक यानी साफ सफाई होनी चाहिए। एक क्या इसमें हम देखें, यदि गंदगी या फिर जीवित जो शुक्राणु होते हैं, गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, शुक्राणु जीवित होने चाहिए, उनका जो जीवन काल है वो भी सही होना चाहिए। इस प्रकार की हमें सामान्यतः बातें ध्यान रखनी होती हैं। तो एक बार फिर देखें हम परिभाषा, तो कृत्रिम विधि द्वारा स्वच्छ नर का वीर्य एकत्रित करके मध्यकाल में मादा के प्रजननांग की गिरवा या गर्भाशय में यंत्रों की सहायता से उचित समय में स्वच्छता पूर्वक वीर्य को स्थापित करना ही कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। आगे यदि हम बात करें कृत्रिम गर्भाधान के फैक्ट के बारे में देखें, तो यदि सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान की बात आए तो सबसे पहले घोड़ी में, किसमें? घोड़ी में एक स्वाब के माध्यम से सच्चा माल्टेज ने अपनी घोड़ी के बच्चा पैदा किया था, एआई के द्वारा यानी कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा। यदि एआई विधि की हम बात करें, एआई विधि से सबसे पहले यदि बात करें एआई विधि की, तो हो जाएगा 1780 में। किसमें किया गया था? कुतिया में। ल्यूवेन ल्यूवेन होक व होम ने कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम किया गया था। एआई विधि की बात पूछे तो 1718 में हो जाएगा। पशु का नाम पूछे तो कुतिया हो जाएगी। वैज्ञानिक या डॉक्टर की बात करें तो ल्यूवेन होक और हम नामक के वैज्ञानिक या डॉक्टर हो जाएंगे। अब यदि हम भारत की बात करें तो भारत में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर संपत कुमार, जिन्होंने सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान करवाया था। भारतवर्ष में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान डॉक्टर संपत कुमार ने डेयरी फोरम मैसूर में वर्ष 1939 में शुरू किया था। यदि भारत की बात करें तो 1939 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1939 ईस्वी में डॉक्टर संपत कुमार। कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर संपत कुमार ने करवाया था। कहां पर करवाया था? डेयरी कृषि फोरम मैसूर में करवाया था। इसके बाद और बात देखें तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कृत्रिम गर्भाधान पायलट प्रोजेक्ट में डॉक्टर पी भट्टाचार्य के नेतृत्व में शुरू हुआ। पहले भारत में बात करें तो डॉक्टर संपत कुमार थे, उसके बाद थे भारत में डॉक्टर पी भट्टाचार्य के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसके अलावा बात करें कृत्रिम गर्भाधान के कार्य को की विलेज स्कीम, कौन सी स्कीम है? की विलेज स्कीम के नाम से पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में नस्ल सुधार कार्यक्रम के रूप में 1952 में शुरू किया गया था। कृत्रिम गर्भाधान के कार्य को की विलेज स्कीम, कौन सी स्कीम है? की विलेज स्कीम के नाम से पहली पंचवर्षीय योजना में भारत में नस्ल सुधार के रूप में वर्ष 1952 में शुरू किया गया था। गुजरात के खेड़ा जिले के आनंद में भैंसों में बड़े पैमाने पर डॉक्टर कुरियन ने कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से शुरू कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया था। तो ये थे मुख्य मुख्य कृत्रिम गर्भाधान के बारे में फैक्ट। सबसे पहले हम बात करें तो 1939 हो जाएगा भारत में। कब हो जाएगा? 1939 भारत में डॉक्टर संपत कुमार मैसूर में करवाया था। नेक्स्ट बात करें हम वीर्य एकत्रीकरण की विधियां। कृत्रिम गर्भाधान के लिए हमें वीर्य सीमन चाहेगा, उसको एकत्रीकरण करने की यदि हम विधियों की बात करें तो मुख्यतः तीन विधियां होती हैं, जिसमें पहली होती है कृत्रिम योनि द्वारा, दूसरी होती है विद्युत झटके द्वारा यानी नर को विद्युत के झटके दिए जाते हैं, तीसरा हो जाएगा मसाज करके। तो इसमें मुख्यतः इंपॉर्टेंट होगी कृत्रिम योनि द्वारा। तो इसके बारे में हम देखें तो कृत्रिम योनि
45 डिग्री के कोण पर होनी चाहिए। कितने कोण पर होनी चाहिए? 45 डिग्री के कोण पर होनी चाहिए। अब यदि हम तापमान की भी बात करें, यदि तापमान ज्यादा होगा या कम होगा तो शुक्राणु जीवित नहीं रहेंगे। इसके लिए हमें तापमान भी फिक्स करना होगा। तो यदि तापमान की बात करें तो 39 से लेकर 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कृत्रिम योनि का होना चाहिए, तभी हम वीर्य को सही सलामत एकत्रीकरण कर सकते हैं, वरना शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। ये हो जाएगा सेंटीग्रेड में। यदि हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो हो जाएगा 102 से लेकर 107 फ़ारेनहाइट तक हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, कृत्रिम योनि 45 डिग्री के कोण पर होनी चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो 39 से लेकर 41 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जबकि फ़ारेनहाइट की बात करें तो 102 से लेकर 106 तक होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम बात करें वीर्य परीक्षण की विधियां। इसमें क्या होगा? परीक्षण यानी हमें टेस्ट करना होगा कि शुक्राणु की संख्या कितनी है, गति कितनी है, उनके पीएच मान कितना है, शुद्ध है, अशुद्ध है, जीवित है या मर चुके हैं। तो इन सबका परीक्षण करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, जिसमें पहला है ब्रोमोथाइल ब्लू कैक्टालेज टेस्ट यानी बीबीसी हो जाएगा। ब्रोमोथाइल ब्लू कैक्टालेज टेस्ट बीबीसी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एमबीआर मिथाइल ब्लू रिडेक्टेड टेस्ट हो जाएगा। इन दोनों का कार्य अलग अलग होता है। जैसे ब्रोमोथाइल ब्लू कैक्टाइलेज की बात करें, बीबीसी की बात करें, तो इसमें वीर्य की शुद्धता के बारे में परीक्षण होता था, पीएच मान के बारे में परीक्षण होता है। मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट यानी एमबीआर की बात करें तो इसमें शुक्राणुओं की संख्या के बारे में टेस्ट किया जाता है। यदि हम पीएच मान की बात करें तो देखो, गाय की बात करें, हम गाय नर की बात करें, और दूसरा हम बात करें भैंस नर की, भैंस नर की बात करें तो इनके वीर्य का पीएच मान कितना होता है? तो गाय की बात करें तो हो जाएगा 6.7 होता है, जबकि भैंस की बात करें तो 7.4 हो जाएगा पीएच मान। यदि हम वीर्य अपेक्षित घनत्व की बात करें, घनत्व की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1.035 हो जाएगा। ये तीनों मान आपको याद रखना है। गाय नर की बात करें तो पीएच मान हो जाएगा 6.7, जबकि भैंस के नर की बात करें तो पीएच मान हो जाएगा 7.4, जबकि अपेक्षित घनत्व की बात करें वीर्य की तो हो जाएगा 1.035 हो जाएगा। नेक्स्ट आता हमारा वीर्य तनुकरण। तनुकरण का मतलब है ऐसा पदार्थ वीर्य में मिलाने से जिससे वीर्य की मात्रा या आयतन में वृद्धि हो जाए, जिससे अधिक पशुओं को गर्भित किया जा सके, इसलिए तनुकारक पदार्थ मिलाया जाता है। तो परिभाषा देखें, तनुकारक पदार्थ द्वारा वीर्य का आयतन या मात्रा बढ़ती है, आयतन और मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अधिक मादा पशुओं को गर्भित किया जा सकता है। तनुकारक की बात करें तो एक योग सीट्रेट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? अंडे की जर्दी हो जाएगी, अंडे की जर्दी। यदि हम तनुकारक अनुपात की बात करें तो किस अनुपात में होता है? तो 1:200 होता है, आपको याद रखना है। यदि हम बात करें प्रतिजैविक पदार्थ, कौन सा? प्रतिजैविक पदार्थ, प्रतिजैविक पदार्थ, तो क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन हो जाएगा, पेनिसिलिन हो जाएगा। तो आपको याद रखना तनुकारक क्या होता है कि तनुकारक मिलाने से वीर्य की मात्रा या आयतन में वृद्धि हो जाती है, जिससे अधिक मादा पशुओं को गर्भित किया जा सकता है। यदि प्रतिजैविक पदार्थ की बात करें तो पेनिसिलिन हो जाएगा। तनुकारक अनुपात की बात करें तो 1:200 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वीर्य भंडारण की विधियां। अब क्या हो जाएगा? वीर्य भंडारण की विधियां एकत्रित होने के बाद उनका टेस्ट हो गया, अब हमको स्टोर करना, भंडारण करना बहुत दिनों तक या 1-2 दिनों तक। तो इनकी मुख्यतः विधियां कौन सी होती है? तो 3 विधियां होती है। तरल नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा, और एक हो जाएगा कमरे के ताप पर भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है तरल नाइट्रोजन। तो तरल नाइट्रोजन में कितना टेम्परेचर पर हम रख सकते हैं? तो -196 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, तभी शुक्राणु को हम रख सकते हैं। -196 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। यदि नाइट्रोजन की जगह हम ऑक्सीजन की बात करें, किसकी बात करें? ऑक्सीजन, तब कितना ताप होना चाहिए? नाइट्रोजन में हो जाएगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होगा। यदि ऑक्सीजन की बात करें तो -79 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। इन माप पर हम या इन ताप पर हम शुक्राणुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें 4 डिग्री तापमान पर, तो 4 डिग्री तापमान पर हम फ्रिज में 2 से 3 दिन सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें फ्रिज में 2 से लेकर 3 दिन तक हम सुरक्षित रख सकते हैं 4 डिग्री तापमान पर। अब यदि हम बात करें कमरे के ताप पर, तो कमरे के ताप पर हम गर्मी और सर्दी की अलग अलग बात करते हैं। देखो, एक तो हम करते हैं सर्दी की, दूसरी हम बात करते हैं गर्मी की।
तो सर्दी में अलग टाइम होगा और गर्मी में अलग टाइम होगा। सर्दी की बात करें तो 10 से लेकर 12 घंटे तक हम कमरे के ताप पर सुरक्षित या जीवित रख सकते हैं, जबकि गर्मी की बात करें तो मोस्टली हम 6 से लेकर 8 घंटे तक ही शुक्राणु को सुरक्षित या जीवित भंडारित रख सकते हैं। इसके बाद वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो तरल नाइट्रोजन में हम बात करें तो -196 डिग्री टेम्परेचर पर हम रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पशुओं में एक बार संकलित वीर्य की मात्रा, यानी एक बार में। तो हम बात करें तो सुअर में हो जाएगा 250 ml हो जाएगा, घोड़े में हो जाएगा 125। सुअर में कितना हो जाएगा सर्वाधिक 250 ml, घोड़े में 125 ml। गाय और भैंस की बात करें तो 5 से लेकर 8 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गाय और भैंस दोनों में बराबर होता है, 5 से लेकर 8 ml हो जाएगा। बकरी और भेड़ की बात करें तो 1 ml हो जाएगा दोनों में। अब देखो, प्रति पशु कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य की मात्रा, एक बार मादा पशु को गर्भित करने के लिए कितनी वीर्य की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो देखो, सुअर के लिए होती है 50 ml होती है। सर्वाधिक घोड़ी के लिए होती है 40 ml। यदि हम गाय और भैंस की बात करें तो दोनों की, तो 0.5 से लेकर 2 ml हमको चाहिए। कितना चाहिए? 0.5 से लेकर 2 ml मात्रा की आवश्यकता होती है। भेड़ और बकरी के लिए बात करें तो 0.5 से लेकर कितना होना चाहिए? 1 ml सीमन या वीर्य होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है विभिन्न जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान की विधियां। अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग विधियां होती हैं। तो सबसे पहले आती है घोड़ी। घोड़ी के लिए कौन सी होती है? वेजाइनल मेथड होता है। कौन सा? वेजाइनल विधि होती है, वेजाइनल मेथड होता है घोड़ी के लिए। याद रखना आपको, घोड़ी के लिए कौन सा होता है? वेजाइनल मेथड यानी विधि होती है। यदि हम गाय भैंस की बात करें तो हो जाएगा रेक्टो वेजाइनल। कौन सा हो जाएगा? रेक्टो वेजाइनल हो जाएगा। यदि सुअर की बात करें तो क्रू स्क्रू पिपेट मेथड हो जाएगा, यानी क्रो स्क्रू और पिपेट मेथड हो जाएगा सुअर के लिए। गाय भैंस की बात करें तो रेक्टो वेजाइनल हो जाएगा, जबकि घोड़ी के लिए बात करें तो वेजाइनल मेथड हो जाएगा। भेड़ और बकरी की बात करें तो वेजाइनल स्पेकुलम मेथड हो जाएगा। ये चारों विधियां इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है कृत्रिम गर्भाधान के लाभ। यदि कृत्रिम गर्भाधान के हम लाभों की बात करें तो सबसे पहले देखो, उन्नत नस्ल के सांड का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। जैसे हम मानते हैं कि एक सांड जो उन्नत किस्म का है, अधिक बोझ ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उससे अलग अलग जैसे उसका सीमन या वीर्य हम एकत्रित करके अनेक मादा पशुओं को के में उपयोग ले सकते हैं। जैसे अलग अलग या अधिकतम हम बछड़ों का जन्म करवा सकते हैं, इसके लिए भी हमें उपयोग कर सकते हैं। तो उन्नत नस्ल के सांड का अधिकतम उपयोग हो जाएगा। प्रजनन अन्य रोगों का बचाव हो जाएगा, यानी रोगों से मुक्ति मिलेगी। रोगों का संक्रमण का डर नहीं रहेगा कृत्रिम के द्वारा। विभिन्न आकार के पशुओं का प्रजनन भी हम करवा सकते हैं, छोटे बड़े, जिसका आकार सेम नहीं हो, असमान आकार हो, तो उनका भी हम प्रजनन करवा सकते हैं कृत्रिम के द्वारा। असहाय नर व मादा से बच्चे प्राप्त करना, प्रजनन संबंधी रोगों का जल्दी पता लगाना, इससे हम प्रजनन संबंधी जितने भी पशुओं में रोग होते हैं उनके बारे में भी जल्दी से हम पता लगा सकते हैं। मृत्यु उपरांत भी नर से बच्चे प्राप्त करना, जैसे कोई नर है हमारे पास, जैसे कोई सांड है, वो मर गया लेकिन उसका वीर्य हमारे पास अभी भी सुरक्षित है, भंडारित है, तो अभी भी हम उसके बच्चे पैदा करवा सकते हैं। यह संभव होता है ओनली कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा, न कि प्राकृतिक के द्वारा संभव होता है। कम स्थानांतरण वे समय की बचत होती है, इसमें समय की बचत भी होती है, वे भी कम होता है। जैसे अलग अलग नर रखने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, तो समय की और पैसे की बचत हो जाती है। चोट आदि से बचाव भी होता है। दूसरी जगह स्थित सांड के बच्चे प्राप्त करना भी इससे संभव हो पाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें हानि की, कृत्रिम गर्भाधान से होने वाली हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ एआई। तो इस पद्धति को अपनाने व क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की व तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जो खर्चीली होती है। इसके लिए जो डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनके लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए खर्चीली विधि भी होती है। इस विधि में वीर्य इकट्ठा करने के से लेकर प्रजनन तक कहीं भी सावधानी नहीं रखी तो फायदे के स्थान पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो आज की क्लास में हमने कृत्रिम गर्भाधान के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।